बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बीनर सलीम। अवाम को मिनी बजट का तकलीफ दे टीका लगाया गया और ये तकलीफ दे टीका लगाते वक्त ये कहा गया कि भाई हम IMF के आगे मजबूर हैं। इसलिए मजबूर हैं क्योंकि IMF इस सूरत में हमें अगली किस्त देगा जब हम 1, 2, 3, 4 ये टैक्सेस जो है अपनी आवाम पर लगाएंगे और इस चक्कर के अंदर 350 अरब के लगभग के करीब जो टैक्सेस हैं वो पाकिस्तान की आवाम पर लगा दिए गए हैं। एनीवेज जी, बकौल इमरान खान साहब वो हमें ये बताते हैं हमेशा से ही कि जब हम IMF के पास जाते हैं तो हमें IMF की बातें माननी पड़ती हैं। और अब क्योंकि इस बार हुकूमत इमरान खान साहब की है तो जब इमरान खान साहब को कशकोल लेकर के IMF के पास जाना पड़ता है तो IMF इमरान खान साहब को अपनी जो शराइत है वो डिक्टेट करता है। तो एज ऑफ नाउ हमारे वजीर आजम का करंट स्टेटस ये है कि हमारे बेचारे वजीर आजम बड़े बेबस हैं, बड़े मजबूर हैं IMF के हाथों, क्योंकि अगली किस्त लेनी है तो उनको वो तमाम बातें IMF की माननी पड़ती हैं जो IMF उनको कहता है। चले जी, इमरान खान साहब ने कहा, हमने ये बात बिल्कुल मान ली, क्योंकि इमरान खान साहब हमें हमेशा ये कहा करते थे कि पाकिस्तान की आवाम का मसला ही यही है कि वो चंदा दे देते हैं, खैरात दे देते हैं, लेकिन टैक्स नहीं देते। और हुकूमत में आने से पहले खान साहब का ये दावा था कि जब मैं हुकूमत में आऊंगा तो मैं जो टैक्स नेट है उसको पूरा करूंगा, जो भी टैक्स का हदफ है वो पूरा करूंगा, इसलिए क्योंकि आवाम को मेरे पे ट्रस्ट होगा। और जब सबसे टॉप पर बैठे हुए बंदे पर आवाम को ट्रस्ट होता है तो वो पैसे देते हैं। अब फंडा क्या चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार में कि इमरान खान साहब अपनी एक फेलियर को दूसरे फेलियर के साथ नत्थी कर रहे हैं। पहला फेलियर क्या हो गया कि भाई वो अपना टैक्स हदफ पूरा करेंगे, जो कि इमरान खान साहब मुतअद्दिद बार हमें बता चुके हैं कि पाकिस्तान की आवाम उनकी हुक्मरानी के अंडर भी टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो लिहाजा इमरान खान साहब ने अपना टैक्स हदफ पूरा नहीं किया एज पर हिज क्लेम्स। दूसरा फेलियर इमरान खान साहब का यह है कि वो हमेशा कहते थे कि भाई मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, हम कशकोल को तोड़ देंगे, कशकोल लेकर के मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन मजबूरन उन्हें IMF के पास भी जाना पड़ा है। तो एक फेलियर को जब वो दूसरे फेलियर के साथ नत्थी करते हैं तो कहीं ना कहीं इमरान खान साहब ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की आवाम बहुत ज्यादा अक्लमंद है। वो अब ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि सेम टाइम पर जब ये पैरेलल खबरें आती हैं, या मैं अगर ये कहूं कि पाकिस्तान की आवाम एक तरफ और हुक्मरानों का लाइफस्टाइल बिल्कुल पैरेलल दूसरी तरफ चल रहा होता है, तो आवाम समझते हैं। क्योंकि हमें यह बताया जाता है कि पाकिस्तान गरीब है, कौमी खजाने में कोई पैसे नहीं है, हम कर्ज लेने पर मजबूर हैं। और जब कर्ज लिया जाता है किस कॉस्ट पे? अवाम पर 350 अरब रुपए टैक्स लगाने की कॉस्ट पर। किस कॉस्ट पर? दवाइयां महंगी करने की कॉस्ट पर। किस कॉस्ट पर? रॉ मटेरियल महंगा करने की कॉस्ट पर। और जब इन तमाम चीज़ों के हवाले से मिनी बजट आता है, टैक्स छूट खत्म की जाती है, आवाम के लिए महंगाई की जाती है, तो वैसे हमें ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि जी फलाना फलाना जो करोड़ रुपए की जो अमाउंट है वो किसी ना किसी हुकूमत को दी जा रही है। जैसे हमने माजी में देखा कि उस्मान बुज़दार साहब जो थे उनको अपने लिए और अपनी काबीना के लिए नई गाड़ियां चाहिए थी, क्योंकि वो नए थे तो उनको नई गाड़ियां चाहिए थी, पुरानी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करनी थी। तो 1800 सीसी की नई गाड़ियों का कहा गया कि भाई हमें ये गाड़ियां चाहिए। उसके बाद हमने देखा 18 करोड़ रुपए का बजट कार कंपनी को दिया भी गया। 1800 सीसी नई गाड़ियों का कह दिया गया है। किसी भी टाइम पर पेमेंट भी हो गई है और किसी भी टाइम पर अब वो जो गाड़ियां हैं वो पंजाब हुकूमत को डिलीवर की जाएंगी। अब नया मिशन जो उस्मान बुज़दार सरकार का सामने आया, नए मिशन के तहत उस्मान बुज़दार साहब, जो हमें बताया गया था कि बड़े सादा से वजीर आला हैं, इतने सादा है कि उनके पास तो उनके घर में बिजली भी नहीं हुआ करती थी। वो जिस ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, उस्मान बुज़दार साहब को 3-3.5 साल के बाद वो ऑफिस बहुत पुराना लगना शुरू हो गया। हालांकि हम सब जानते हैं कि जो CM ऑफिस है पंजाब में वो ऑलरेडी बहुत शहाना है, लेकिन इतने सादा से उस्मान बुज़दार साहब को वो शहाना ऑफिस भी पुराना लगना शुरू हो गया और उन्होंने मांग कर दी, नई फरमाइश कर दी कि भाई अब ऑफिस की रेनोवेशन होनी चाहिए। रेनोवेशन के लिए अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं आपको बता दूं कि उस्मान बुज़दार सरकार के दफ्तर के लिए 5 करोड़ रुपए का जो बजट है उसकी एस्टिमेशन लगाई गई है। एस्टिमेट लग चुका है, वो आगे स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना को भेज दिया गया है। किसी भी टाइम पर इस बजट की अप्रूवल हो सकती है और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बुज़दार सरकार साहब का नया दफ्तर बन जाएगा। अच्छा, अब इस नए रेनोवेशन के चक्कर में क्या क्या होगा? ये नहीं है कि पूरा दफ्तर गिरा करके नई कंस्ट्रक्शन की जाएगी, नो, सिर्फ उसकी तज़ीनो आराइश यानी रेनोवेशन के लिए 5 करोड़ रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, जिसके अंदर जी नई AC लगेंगे, कोई नई पेंटिंग्स लगेंगी, कोई जैसे घोड़े गधों वगैरह की जो भी पेंटिंग्स लग जाती हैं, कुछ या व्हाटएवर जो भी है, कुछ तारीखी तस्वीर लगेंगी और इसके अलावा जी नए कालीन बिछाए जाएंगे। 5 करोड़ रुपए इन सारे कामों के लिए बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की आवाम इतनी गरीब है और एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी अगर पूरी ज़िंदगी भी काम करे ना तो 5 करोड़ की सेविंग नहीं कर सकता।
अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या होता है कि जी कौमी खजाने से अपनी पार्टी की तशहीर की जा रही है। सेहत कार्ड है, आप उसका रंग देख लीजिए, सेहत कार्ड का रंग बिल्कुल वैसा है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे का रंग है। उसके बाद वो वीकेंड के ऊपर मैं देख रही थी, असद उमर साहब जो है वो हमें बता रहे थे, ट्विटर के ऊपर भी उन्होंने डेफिनेटली इसकी बहुत ज़्यादा तशहीर की कि कौमी खजाने से ये जो हमें बताया जा रहा है इंसाफ मेडिसिन कार्ड है, जिसके अंदर 3 बीमारियां हैं, एड्स है, हेपेटाइटिस है और टीबी है, उनका फ्री इलाज किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा फलाही काम है, लेकिन इंसाफ का जब नाम आ जाता है तो इसमें भी आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी की तशहीर करें, वो भी एट व्हाट कॉस्ट? कौमी खजाने की कॉस्ट से। और क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे पे आम आवाम पर आप महंगाई का इतना बोझ डाल रहे हैं, टैक्सेशन का इतना बोझ डाल रहे हैं, लेकिन अपनी हुक्मरान इतनी सी भी जो चीज है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का इंसाफ। इसी पर हम बात करेंगे। आज के पैनलिस्ट आफ्ताब जहांगीर साहब है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सिटिंग एमएनए हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई ज्वाइन करने के लिए। शैला रजा साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिटिंग एमपी हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अली गौहर बलोच साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द अपोजिशन बेंचेस, सिटिंग एमएनए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत मैं शुक्रिया भी अदा करूंगी और खुश आमदीद भी कहूंगी। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप हम पर टैक्स लगा रहे हैं, हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते। आप लोगों ने मिनी बजट पास करा लिया वीकेंड, ये थर्सडे को, हम इस हवाले से भी कुछ नहीं कर पाए। हमने क्या करना था, ऑपोजिशन कुछ नहीं कर पाई। लेकिन मैं उस्मान बुज़दार के दफ्तर के रेनोवेशन के लिए, सिर्फ तज़ीनो आराइश के लिए अवाम 5 करोड़ रुपए क्यों दे, इसका तो जवाब दे दें। बहुत शुक्रिया बिनिश कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। और आज अली बड़ा अच्छा खूबसूरत लग रहा है रेड स्वेटर के साथ, और मेरी बहन शैला को मेरा सलाम। देखिए बात ये है कि मेरी तो ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि अब मैं एक और आप 3, आपने जितनी खूबसूरती के साथ पूरा मुकदमा लड़ा है, जो कि अली को लड़ना था या शैला रज़ा को लड़ना था, वो आपने लड़ लिया। आज मैं एक काम ज़रूर करूँगा कि मैं अब पार्लियामेंट के इजलास में प्राइम मिनिस्टर साहब से या मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से ये कहूँगा कि भाई आप तशरीह करना बंद कर दो, ये चैनल्स को जो आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं ये देना बंद कर दें, जिसके अंदर ये सेहत कार्ड है या इस किस्म की कोई भी एडवर्टाइजमेंट है ये देना बंद कर दें, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है। जबकि मुल्क हालात अच्छे नहीं है तो हमें एडवर्टाइजमेंट्स नहीं देने चाहिए और उस पर की बचत करनी चाहिए। और अगर 5 करोड़ रुपए के उस्मान बुज़दार साहब अपने ऑफिस को उसको रेनोवेट करेंगे तो ये भी मेरा आपसे वादा है कि ये भी बोलूँगा कि ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क परेशानी में है, महंगाई सूरत हाल है, समझे ना। तो मैं आपको तायद कर रहा हूँ, बिल्कुल आप तायद कीजिए। लेकिन आफ्ताब भाई मैं आप ही के साथ हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूँ, लेकिन आपने कुछ एक ऐसी बात कर दी। मैं दोबारा आपसे गारंटी मांग रही हूँ, आप ये इंश्योर कर रहे हैं नेशनल टीवी पे बैठ करके कि आप टेलीविजन को इश्तिहारात देने जो बंद करने का आप कहेंगे, वो भी अपने वजीर आजम को, अपनी कैबिनेट को, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं सर, तो मैं आपको ये रिमाइंड करा दूं कि मैंने टेलीविजन की तशहीर की बात नहीं की, मैंने अवाम के टैक्स के पैसों से एक पॉलिटिकल पार्टी की तशहीर की बात की थी। जी सर। मैं बिनिश ये कहूंगा कि जो बिनिश सलीम ने कहा है कि जिस सेहत कार्ड की तशरीह नहीं होनी चाहिए नेशनल टेलीविजन के ऊपर है, और उस पैसे को बचाकर आम आवाम की फलाह के ऊपर खर्च का। अरे आफ्ताब भाई मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो टेलीविजन पे तशहीर का नाम ही नहीं लिया आफ्ताब भाई। मैंने बोला कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी की, और किसी कर लें, आप कर लें सर, मैं आपको रिपीट में शो दिखा दूंगी, अभी लाइव चल रहा है, मैं रिपीट कैसे करूं? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपने इब्तिदाइये में क्या कहा। सर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा, उसका कलर, उसका नाम नहीं होना चाहिए। जी चाहे बेनिश, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट जब अपने प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट्स करती है, टेलीविज़न के ऊपर करती है, उस पर लिखा हुआ भी होता है वफाकी हुकूमत करती है या KPK की हुकूमत करती है, पंजाब की हुकूमत करती है, तो वो करती है, उससे करना भी चाहिए कि जो काम वो कर रहे हैं उन्हें बताना चाहिए आवाम को कि हम ये काम कर रहे हैं। अगर उस पर किसी को एतराज़ हो कि ये झूठ बोल रहे हैं तो वो उसको उठा सकते हैं कि भाई सिंध गवर्नमेंट ने ये झूठ बोला है, पंजाब गवर्नमेंट ने ये झूठ बोला है, KPK गवर्नमेंट ने ये जो है वफाकी गवर्नमेंट ने ये झूठ बोला कि सेहत कार्ड दिया जा रहा है। लेकिन क्योंकि मैं उस कमेटी का मेंबर भी हूँ जिसके चेयरमैन जो हैं वो जावेद लतीफ़ साहब हैं, जिसके अंदर मरियम औरंगज़ेब साहबा हैं, जिसके अंदर नफीसा शाह साहब हैं, जिसके अंदर नाज बलोच है। मैं उस कमेटी के अंदर ये बात उठाऊंगा कि इस किस्म के कोई इश्तिहारात जिससे ये तासुर जाए कि ये किसी पार्टी की प्रमोशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो नेशनल टीवीज़ पे नहीं देने चाहिए।
फेयर इनफ। एक और मैं आपके सामने आर्गुमेंट भी रख देती हूँ फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। आप लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम से खुश नहीं थे, ये आप जानते हैं, दिस इज एन ओपन फैक्ट। आप लोगों ने उसका नाम चेंज कर दिया, बेनजीर एहसास प्रोग्राम उसको किया, एहसास प्रोग्राम के अम्ब्रेला के अंडर। नहीं जी जी बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर, मैं वही कह रही हूं कि आप इसके नाम से खुश नहीं थे, आप इसका नाम चेंज करना चाहते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्सनल स्पेसिफिक नाम था जो कि आपने नहीं चेंज किया। मैं मानती हूं सर, लेकिन सर मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि आपको प्रॉब्लम हो रही थी उससे। बेनजीर के नाम पर कोई वो नहीं बनाए थे कार्ड्स, बेनजीर का प्रोग्राम नहीं किया था हमने, इमरान खान का प्रोग्राम नहीं किया है सर। आप एहसास कार्ड्स दे रहे हैं, उस पर अब बेनजीर का नाम नहीं लिखा होता। कार्ड, एहसास हेल्थ कार्ड जी, और आप दे रहे हैं इंसाफ मेडिसिन कार्ड है। इंसाफ मेडिसिन कार्ड दिया जा रहा है, वो बेनजीर का प्रोग्राम नहीं था, बेनजीर का प्रोग्राम डिफरेंट था, उसके मुताबिक वो काम किया जा रहा है, जो वो देते थे रिलीफ का पैकेज देते थे वो दिए जा रहे हैं। अली गौहर बलोच साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। बुजदार सरकार के लिए नई गाड़ियां 1800 सीसी 46 न्यू कार्स, उसका बजट कंपनी को दे दिया गया है, किसी भी टाइम पर ये गाड़ियां डिलीवर हो जाएंगी। 3 महीने से मैं स्टोरी को फॉलो कर रही थी, सिर्फ आपके लिए इसलिए टाइमलाइन बता रही हूँ सर क्योंकि उस टाइम पर भी ऑपोजिशन ने कुछ नहीं किया था, अब भी कुछ नहीं करेगी। 3 महीने से मैं स्टोरी को फॉलो कर रही हूँ। 3 महीने से स्टोरी को लेकर के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑपोजिशन से और हुकूमत से आए, हुकूमत वालों ने इसको डिनाई किया अनटिल एंड अनलेस कि ये खबर सच साबित हो गई, और ऑपोजिशन वालों ने सिर्फ मेरे प्रोग्राम में इसके ऊपर शोर मचाया कि गलत काम है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। अब जी 5 करोड़ रुपए की समरी दी गई है। अनकरीब प्रैक्टिस देखते हुए, रिकॉर्ड देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लगता है कि ये समरी भी 5 करोड़ की मंजूर हो जाएगी, और अनकरीब हम इस दफ्तर की तजीनो आराइश भी इस 5 करोड़ रुपए से होते हुए देखेंगे सर। इस पर भी ऑपोजिशन कुछ नहीं बोलेगी। सर आपको वाकई चीजों का पता नहीं होता, या फिर आप इसलिए नहीं ज्यादा शोर मचाते ऐसी खबरों पर क्योंकि आपको किसी ने कह दिया है कि अगली हुकूमत आपकी है, तो नई गाड़ियां आएंगी तो वो तो जाहिर सी बात है अगली हुकूमत आपकी है तो आप लोग इस्तेमाल करेंगे, नया दफ्तर बनेगा तो अगली हुकूमत, क्योंकि किसी ने आपके कान में फुसफुसा दिया कि अगली हुकूमत आपकी है तो नया दफ्तर भी आप इस्तेमाल करेंगे। वो क्या कहते हैं, मज मजदी पहन होंदी है, इस वजह से आप कुछ बोलना ही नहीं चाहते इस बारे में, राइट? जैसे मेरे शो में बोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं बिनिश, ऐसी बात नहीं, मैं कुछ बातों से तो इत्तेफाक नहीं करता। शैला रज़ा साहिबा माशाल्लाह हमारी सीनियर पॉलिटिशियन हैं और मेरे भाई भी बैठे हुए हैं। पहले वो कुछ कह रहे थे मेरे ड्रेस के बारे में भी, तो बहरहाल उनकी मेहरबानी, शुक्रिया, उनका हुस्न नज़र है। गुजारिश ये है कि मैं चाहता हूँ कि आज के प्रोग्राम में जो है बड़े मतलब है कि लाइटर वो टोन में बात की जाए। देखिए असल चीज़ ये है कि हमारी हुकूमतों को छोड़ दें। इमरान खान नियाज़ी साहब ने जो कंटेनर पर खड़े होकर बातें की थी वो सारी की सारी उनसे वो तकरीबन मुकर गए। वो तो एक धोखा था, और कम अज़ कम एक लीडर के लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि अपनी बातों से मुकर जाना, चूँकि उसने एक पूरे पाकिस्तान की अवाम उसको सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, उसके लिए ये काम बड़ा मुश्किल है। लेकिन जितनी डिठाई के साथ और जितने कॉन्फिडेंस के साथ ये सब कुछ इमरान खान साहब ने किया, कोई एक बात नहीं है, 1500 बात है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का वो भाषण देते रहे हैं या आज भी देते हैं, हैरानगी वाली तो बात ये है, वो है म्याना रवि और सादगी। इस पर आपने भी कई दफ़ा उनके लेक्चर सुने होंगे। देखिए जब गवर्नमेंट बनी सबसे पहले आपने ये किया कि आपने भैंसें बेची, हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की 2-4 भैंसें वो को मियां नवाज शरीफ साहब की मलकियत तो नहीं थी ना, गवर्नमेंट की हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, प्रेसिडेंसी हो, उनके एक सिस्टम होता है, उनके एक वो जिसको कहते हैं ना कि प्री फेस बुक्स पर लिखा जाता है, पसे पर्दा भी कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ और चीज़ें होते हैं, तो उनके लिए कुछ चीज़ें छोटे मोटी चीज़ें अरेंज की हुई होती हैं कि भैंसें हैं, कोई दूध आता होगा तो वो खालिस चला जाता होगा, उधर काफ़ी एम्प्लॉयज भी तो होते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो बात करने का मकसद है कि ये इसको कहते हैं कि सस्ती शोहरत हासिल करना, किसी के ऊपर भोंडा इल्ज़ाम लगाने के लिए, किसी को खाम खा में अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए फिर आपको पता है कि गाड़ियां नीलामी पे रखवाएंगे। मुझे ये बताएं कि वो जो भी गाड़ियां थी वो प्राइम मिनिस्टर, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की थी, वो कोई मुस्लिम लीग नून की नहीं थी। जो आपको पता है, आप वो खर्चा निकलवाएं जब इधर एक कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी और तमाम स्टेट्स के इधर हेड आए थे, उस वक्त इन्होंने कितने करोड़ों रुपए रेंट पे गाड़ियां ली,
करोड़ों रुपए लागत से वो किराए के ऊपर और बड़े बड़े ह्यूज किराए, और उस पर भी उस वक्त भी मीडिया पर और असम्बली के फ्लोर पर ये चीज़ें क्रिटिसाइज की गई थी कि भाई अगर आपने करोड़ों रुपए किराया भरना था तो पाकिस्तान की गाड़ियां देने के लिए ये चीज़ें प्रोटोकॉल के लिए भी ज़रूरी होती हैं जब स्टेट के बाकी गेस्ट आते हैं। हाँ, उनका इस्तेमाल इस तरह से करें कि वो जल्दी ख़राब ना हो, ताकि कोई अगर जब आपके मुल्क को ज़रूरत पड़े तो वो आपके काम में आ सके। और दूसरी अली गौहर बलोच साहब, एक मिनट मैं आप ही के साथ हूँ, मेरे पास वक्त भी है, मैं आप ही के साथ बनी हुई हूँ। मुझे सर क्लैरिटी दे दीजिए, बिकॉज बहुत लंबी बात हो गई। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी मिनिस्ट्री में गाड़ियां नहीं आती हैं, बुजदार सरकार अगर पंजाब में नई गाड़ियां ले रहे हैं जिस चाहे मर्जी कॉस्ट पर, वो जस्टिफाइड है? आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? कतई जस्टिफाइड नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक चीज है, आप म्याना रवि का भाषण देते थे, आपको वो चीजें दोबारा खरीदने की क्या जरूरत है? आपने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए पहले उन चीजों को बेचा कर, वो भी एक नुकसान हुआ, जाहिर है सस्ती बिकी ना, ऑक्शन में हुई, फिर उन्हीं की जगह, मेरी अभी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, इन्होंने पता नहीं कितनी लैंड क्रूजर गाड़ियां जो बुलेट प्रूफ थी अपने वुज़रा के लिए खरीदी। अगर आपने वुज़रा के लिए लैंड क्रूजर गाड़ियां बुलेट प्रूफ खरीदी तो वो गाड़ियां फरोख्त करने की क्या जरूरत थी? फिर जो आप वजीर आला हाउस की तदीनो आराइश या वजीर सीएम ऑफिस की बात कर रही हैं, आपको याद होगा ये ऑफिस चौधरी परवेज इलाही साहब के दौर में बना था। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने उस ऑफिस में बैठने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये ऑफिस इतना लेविश किस्म का बनाया गया है, इतना शहाना बनाया गया है कि मुझे इस बात की तकलीफ है, अब मैं इसको तोड़ तो नहीं सकता, कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि मैं, मतलब है कि मैं इस ऑफिस में बैठूं, मैं एक खादिम हूं, मैं काम करने के लिए आया हूं, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। और अपने पूरे 5 साल, वो पिछले 5 साल और ये भी 5 साल, 10 साल शहबाज साहब ने वो ऑफिस इस्तेमाल नहीं किया। वो वही जो पुराना ऑफिस था जो कि चिड़ियाघर के सामने है, 19 शायद शराय कायदे आज़म या क्या बोलते हैं, असम्बली हॉल के सामने, उस ऑफिस को इस्तेमाल करते थे, या अपने कैंप ऑफिस को इस्तेमाल करते थे, या जो सीएम हाउस है वो पुरानी सी बिल्डिंग है, मैं कई दफा उसमें गया हूँ, को वो इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है तो सर, वो उसमें बैठकर वो मीटिंग्स किया करते थे। तो अब आप ये सब कैसे अलाउ करने दे रहे हैं? गाड़ियां मौजूद है कि ऑपोजिशन ये सब कैसे अलाउ कर रही है हुकूमत को? ये देखें बिनेश, जब गरीब के पास खाने को रोटी नहीं है, जब गरीब के पास देने के लिए बिजली के बिल के पैसे नहीं हैं, जब गरीब के पास गैस का बिल देने के पैसे नहीं हैं, जब वो अपने बच्चों को अद्वियात नहीं दे सकता, तो ऐसे में आप इस किस्म के शाना खर्चे करते हैं। इन्होंने तो ये भाषण सादगी का देते हैं, इन्होंने तो मौसीकी की फंक्शनों के ऊपर लाखों रुपए उड़ा दिए पाकिस्तान के, इनकी आप क्या बात करते हैं? मतलब है कि वो तो, ये मेरा दोस्त आफ्ताब जहांगीर, ये तो शरीफ आदमी है, जाती तौर पर कई अपनी पार्टी की पॉलिसीज के ऊपर प्रोग्राम्स में बैठकर ये खुद क्रिटिसाइज कर रहा होता है। मुझे इसकी जात से कोई गिला नहीं है, लेकिन इनको चाहिए कि अपनी पार्टी के अंदर बैठकर इन इश्यूज पर बात जरूर किया करें, जिससे कि आपके कॉल और फेद में तजाद पब्लिक के सामने आ रहा है। ठीक है जी, शैला रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शैला, यू वर मिसिंग इन द शो, वी हैव मिस्ड यू हेवीली, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अब आप हमें ज़्यादा और मोर ऑफन सीधी बात के प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे। सीधा सवाल, मिनी बजट आ गया है, मंजूर भी हो गया है, वो अलग बात है कि अभी प्रॉपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के सिग्नेचर्स बाकी लोगों तक नहीं पहुँचे, लेकिन खबर आती है और चीज़ें इन्हीं खबरों के तहत ही महंगी हो जाती है। बिजली महंगी, बाकी आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ ही महंगी हो गई। ना आवाम रोक सकी, ना ऑपोजिशन रोक सकी। कोई है जो इस हुकूमत को रोकेगा? कौन है जो इस हुकूमत को रोकेगा? ये बहुत ही शैला, आप हमारे साथ हैं? सॉरी आई मिस्ड योर वॉइस। जी, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आफ्ताब जहांगीर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और ये सब रोक सकते थे और ये सब अपना किरदार अदा कर सकते थे। मुझे पहली दफ़ा कोई ऐसी गवर्नमेंट नज़र आई जिसने 150 अशिया की कीमतें बढ़ाई, फिर पेट्रोल बम भी गिराया, और उसके बाद शादियाने बजाए कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। जाहिर है कि पार्लियामेंट को एक अददी अक्सरियत ने चलाना होता है। ऑपोजिशन का काम अपनी आवाज़ बुलंद करना और अपनी
तौर पर जो है कोई अगर गलत काम हो रहा है उसे रुकवाने की कोशिश ही हो सकती है, गैर आईनी काम नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो कि माजी में बहुत दफ़ा मिसाल के तौर पर MQM ने 3 दफ़ा हुकूमत छोड़ी क्योंकि महंगाई हो रही थी और जो पेट्रोल था वो $149 पर बैरल था और हमें कीमतें बढ़ानी पड़ गई थी। बिजली की ₹1.30 से ₹4 तक यूनिट गया था 3 दफ़ा में, और जाहिर है कि कीमतें बढ़ी थी पेट्रोलियम की प्रोडक्ट की। जब कीमतें बढ़ती हैं तो MQM ने 3 दफ़ा हमारा साथ छोड़ा था, लेकिन अब तो लगता है कि उन्होंने या तो सत्तू पी लिया या एल्फी है या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग कहते हैं अपॉक्सी ज़्यादा मजबूत है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो बोल सकते हैं लेकिन वो नहीं बोल रहे, और वो बात जिसको हम सेकेंडरी कर सकते हैं, जिस पे बात भी नहीं होनी चाहिए, या बात अगर है तो अपना किरदार असेंबली में अदा करना चाहिए था, उस पे बात हो रही है और मुजाहरे हो रहे हैं और कराची शहर में धरने हो रहे हैं, और कराची के सारे चैंपियन जो चैंपियन बनते हैं कराची के भी और पूरे सिंध के भी, तो वो न इस पे बात करते हैं, खास तौर पे कराची वाले, कि जब बिजली की कीमतें बढ़ती हैं तो कराची का ₹1.70 ₹1.07 ज़्यादा क्यों बढ़ता है। ना इस पे बात करते हैं कि कराची को आप स्पेशल पैकेज क्यों नहीं देते। ना इस पे बात की कि सेंसस जो था वो हमारा अंडर काउंट किया गया था, इस पे बात नहीं हुई, वो 17 नवंबर को पास कर दिया। और अब ये जो पेट्रोल है ये आपके सामने, तो यही कह सकते हैं कि अपना किरदार हम तो अदा कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है फिर अगर इस तरह के लोग लाके बिठा के पता नहीं किसके मकासद पूरे करने। ठीक है जी, डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ बने होंगे। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में मेरे साथ मौजूद हैं जी आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सिटिंग MNA। मेरे साथ मौजूद है जी शैला रज़ा साहिबा, रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सिटिंग MP हैं, वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी अली गौहर बलोच साहब, सिटिंग MNA है, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वंस अगेन फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से ज्वाइन करने के लिए। आफ्ताब जहांगीर साहब वफाकी वज़ीर दाखिला हैं हमारे, और आपके भी, और ऑफ कोर्स इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्त भी हैं, शेख रशीद साहब हैं। उन्होंने एक दावा किया है। इससे पहले कि मैं सवाल आपके सामने रखूं, मैं ये चाहती हूं कि आप खुद वो दावा सुनिए, फिर उसके बारे में हम इस हवाले से बात करेंगे। जरा सुनवाइए जी शेख रशीद साहब क्या फरमा रहे हैं। चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत में। ये चाहते हैं कि जो सर इमरान खान के हाथ पर रखा गया वो इनके हाथ पे रखा जाए। पर ये है सियासत, वो हाथ इनकी गर्दन पे तो आएगा, इनके सर पे नहीं आएगा। जी आफ्ताब जहांगीर साहब आपने सुन लिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि शेख रशीद साहब ने बोला कि चारों शरीफ माइनस हो गए, ठीक है मान लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हाथ इमरान खान के सर पर है वो चाहते हैं कि इनके सर पर आ जाए। आप हमें बताएंगे कि मोहतरम वजीर आजम इमरान खान साहब के सर पर किनका हाथ है सर? ओके, अनफॉर्चुनेटली हमारा कनेक्शन ब्रेक हो गया आफ्ताब जहांगीर साहब के साथ। विल ट्राई कि ASAP वो हमें मिले तो हम उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं। अली गौहर बलोच साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी जी आ रही है आपकी। चलिए मैं आपके सामने सवाल रख देती हूँ। जो फवाद चौधरी साहब हैं वो भी ऑब्वियसली तर्जुमान हैं, जाहिर सी बात है, वजीर इत्तलात भी हैं, काफ़ी परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि कम अज़ कम जो 4 लीगी रहनुमा हैं वो जो हैं किसी से मिलने के लिए और अपनी लॉबिंग करने के लिए बेकरार हो रहे हैं। PMLN के अंदर एक खास डिवाइड नजर आ रही है जब से उन लोगों को ये पता चला है कि जी नवाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर जो है अप्रूवल नहीं आ रहा। फवाद चौधरी साहब एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं आप वो सुन लीजिए, फिर मैं इस बारे में आपकी राय जानना चाहूंगी। PMLN के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेस लगी हुई है। 4 जो इनके बड़े लीडर हैं, जब ये किसी से मिलने गए, चारों ने उनको कहा कि देखें जी ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते। चारों पहली सफ में बैठते हैं, बताइए आप। जी सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन सर, वो 4 बड़े लीडर कौन हैं जो पहली सफ में बैठते हैं और जो अंदर ही अंदर बकौल फवाद चौधरी साहब के कोट अनकोट करके कह रही हूं
कि नवाज शरीफ का पत्ता काट रहे हैं कि ठीक है नवाज शरीफ मंजूर नहीं, आप हमारे बारे में सोचे, इनके बारे में सोचे। वो कौन है 4 लोग, नाम लीजिए। ये तो फिर आपको फवाद चौधरी साहब भी बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा वो मतलब है कि समझते हैं कि मुसद्दका खबर उनके पास है। देखें, इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि आज ये जो किराए के तर्जुमान हैं और शेख रशीद साहब हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, मतलब है कि ये क्या किस चीज़ की कमाई खाते हैं। ना तो ये इलेक्टेड लोग, सो कॉल्ड इलेक्टेड लोग चले इन्हें कह सकते हैं। ये आपको कोई भी हुकूमत हो जो कि एस्टेब्लिशमेंट की वो उससे बनी हो, उसमें आपको ये चेहरे लाजमी नज़र आएंगे। आप देख लें, आज भी फवाद चौधरी साहब की जो सेल्फियाँ हैं वो जरदारी साहब के साथ भी मौजूद हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी मौजूद हैं, वो अपना अब इमरान खान की काबीना तक भी पहुंच गए हैं। शेख रशीद साहब को देख ले, जब मियाँ साहब मुशर्रफ वाला कू हुआ था तो उसको बाद वाहिद शेख रशीद थे जिनके बारे में मियाँ साहब ने कहा था कि मैंने इनको अपनी पार्टी में नहीं लेना, और ये तरले करते रहे, मिन्नतें करते रहे, और आज भी मियाँ साहब उस असूली बात पर डटे हुए हैं। और यही बात है, अब मैं वो अल्फाज तो नहीं कहता जो राना सनाउल्लाह साहब इनके बारे अच्छी में बात है अली गौहर साहब के मियां साहब डटे हुए असूली बात पर। वो 4 लोगों के नहीं सर, एक मिनट, 4 लोगों के असूलों को क्या हो गया जो अपने ताहयात कायद का पत्ता काट रहे हैं। सर आपको सुनने में कैसा लगा कि 4 सीनियर लीडर्स, वो 4 सीनियर लीडर्स जो बकौल फवाद चौधरी साहब के, आपने कहा कि ये र्यूमर है, मैंने मान लिया सर, लेकिन आपस की बात है, आपको टेंशन नहीं हुई, आपके दिल की धड़कन नहीं बढ़ गई कि वो कौन से ऐसे 4 बड़े लीडर्स हैं जो आगे वाली सफों पर बैठते हैं जो इस तरह की बात करें? कम से कम तरदीद ही कर दे अली गौहर बलोच साहब, आप कोई सॉलिड जवाब तो दीजिए इस बात पर। मैं आपको पूरा मौका दूंगी फवाद चौधरी की बैटिंग करने का। पहली बात तो ये है कि आप किसी भी पार्टी के बारे में ये कहें कि फलां बंदा जो है वो लॉबिंग कर रहा है या कोशिश कर रहा है, तो ये इल्ज़ाम तो वो है। अगर मैं आपके बारे में ये कह दूं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि आप जिस चैनल पर बैठी हैं आप उसके खिलाफ लॉबिंग करती हैं, तो इसका आप क्या जवाब देंगे? आप सिंपली कहेंगी कि ये बंदा झूठ बोल रहा है और मतलब एक गलत बात कर रहा है। बात ये है कि पिछले 30 सालों से इनके दिलों में खुलबली मची हुई है कि शरीफ खानदान में दरारें पड़ गई हैं, शरीफ खानदान की मुस्लिम लीग नून की पार्टी में बगावत होने वाली आज भी चल रहे थे। ये आपका कसूर नहीं, ज़ाहिर है आपने मीडिया पे डिस्कस करना है, जब ऐसी बातें होंगी बयानात आएंगे। ये अपनी महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए, अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नालायकी से तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म की डुगडुगी बजाते हैं। ये मतलब है कि ये वो डुगडुगी बजाने वाले लोग हैं किराए के दरमियान। मुझे बताएं 30 सालों में शरीफ खानदान में दरारें क्यों नहीं पड़ी? कोई हमजा साहब ने कोई बगावत कर दी, कोई शहबाज शरीफ साहब ने बगावत कर दी, कोई अपना ख्वाजा आसिफ साहब ने बगावत कर दी पार्टी में, कोई खाकान अब्बासी साहब ने बगावत कर दी, राना सनाउल्लाह ने कर दी, बाकी सारी सीनियर लीडरशिप है। हर बंदा ये कहता है कि आज भी मतलब है कि आप नहीं, मेरी बात मुकम्मल होने दे, मैं आपके बात के जो आप नहीं, मैं तरदीद की बात नहीं, तरदीद या तईद की बात नहीं है, बात सिर्फ ये है तो क्या कर रहे हैं वाहिद ये पार्टी है जिसके ऊपर हर हरबा इस्तेमाल किया गया कि इन लोगों को मतलब है कि इन लोगों को ज़हनी तौर पर तोड़ दे, इन लोगों को मतलब ब्रेक करें कि ये नवाज शरीफ से। लेकिन आज भी लोगों, हमारी पार्टी के एक कारकुन से लेकर सीनियर से सीनियर आदमी तक, उसका जो सियासी ईमान है वो नवाज शरीफ की क़यादत से मुतज़लज़ल नहीं हुआ। और वो चाहे वो उसके घर का बंदा, चाहे उसके भाई शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे मरियम नवाज साहिबा हो, चाहे हमजा शहबाज हो, आज भी यक ज़बान होकर सब कहते हैं कि हमारा लीडर, हमारा कायद नवाज शरीफ है। वो कह दे, कल को वो किसी आम वर्कर को कह दे कि अली गौहर बलोच साहब रुलाएंगे क्या? बहुत बिल्कुल नवाज शरीफ है, बिल्कुल पॉइंट आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब प्लीज अब इतना इमोशनल ना कर दें सर, मैं बिल्कुल रियलिटी शो हो रहा है, इश्यूज पे शो हो रहा है, आपको पॉइंट आ गया। आफ्ताब जहांगीर साहब मुझे आप ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर अली गौहर साहब लेकर आए, ऑल राइट, आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सर पर किसका हाथ है? अब आप बताइए। अच्छा देखिए, आपने खामखा वो अली गौहर को रोक दिया। जब किसी के यहाँ कोई गमगीन माहौल होता है ना, कोई हादसा या कोई चीज़ पेश आ जाती है तो उसको सीने से लगाते हैं, उसको कहते हैं तू अपने दिल की भड़ास अच्छी तरह निकाल ले भाई, समझे, ताकि तू हल्का हो जाए, तो उसको हल्का होने दे, समझे। अच्छा देखिए, अभी मेरे भाई अली ने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है वो परवेज़ इलाही के लेविश ऑफिस में नहीं गए। मैं सोच रहा था कि शायद वो ये कहेंगे कि वो चीफ मिनिस्टर हाउस के गार्डन में कैंप लगा कर बैठे,
लेकिन उन्होंने ये कहा कि उन्होंने 3 ऑफिस चलाए। एक ऑफिस लेविश ऑफिस को छोड़कर वो 3 ऑफिस चला रहे थे। एक कैंप ऑफिस चला रहे थे, एक पुराना जो सीएम हाउस था वो चला रहे थे, एक और कोई ऑफिस चला रहे थे। और खुदा को मानो, एक ऑफिस की जगह 3 ऑफिस हो गए। खर्चा बर्दाश्त कर लिया आपने, 3 जगह पर अपने पूरा सिस्टम बना दिया, क्योंकि पता ही नहीं चलता था कि वो उठेंगे तो उनको ख्वाब में आएगा कि कौन से वाले ऑफिस में जाके बैठना है। तो सारे स्टैंड टू 3 ऑफिसों की गाड़ी, 3 ऑफिसों का स्टाफ। अच्छा देखिए, बात ये है कि बिनिश, ये हम सियासी लोग हैं, ये यकीनन हमारा ईमान होता है। मैं शैला को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ज़माने से देख रहा हूँ कि उन्होंने जितनी परेशानियों से भी गुजरी, जितना कुछ भी किया, तो लेकिन उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ था। वो बहुत मजबूत पीपल्स पार्टी की एक वर्कर है। इसी तरह मेरा सियासी कैरियर पीटीआई के साथ है। मैं पीटीआई के साथ हूँ, उसके अच्छे हालात में भी साथ रहूँगा इंशाल्लाह, और अगर बुरे हालात आए तो उसका भी आखिरी दम तक साथ रहूँगा प्राइम मिनिस्टर के। देखिए, बात हमारी सियासी कैरियर ज़िंदगी को उठा के देखें ना पाकिस्तान की, आपको बहुत सारे चेहरे नज़र आएंगे जो वक्त के साथ इधर से उधर, उधर से उधर, कभी वो पीपल्स पार्टी में जाते हैं, कभी वो जो है नून लीग में होते हैं, और कभी पीटीआई में। फिर पीटीआई के अंदर से अब जब हालात ख़राब होंगे तो फिर वो दूसरी जगह जाना शुरू कर देंगे। ये एक मजबूरी है। अगर ऐसा कानून जैसे जापान के अंदर कानून मौजूद है कि कोई शख्स अगर अपनी पार्टी छोड़ता है या किसी वजह से वो ओहदे से हटता है, तो 5 साल तक किसी दूसरी इलेक्शन लड़ने का आइल नहीं होगा। तो फिर आप देखेंगे, फिर पता चलेगा कि जेन्युइन आदमी कौन है, कि जिसको पता है कि अब हालात ख़राब हुए तो मैं दूसरी जगह जाके वहाँ से टिकट ले लूँगा, उसकी वहाँ की हवा चल रही है तो मैं उधर, तो फिर वो पता चलेगा कि जेन्युइन कौन है, कौन है नज़रियात के ऊपर खड़ा हुआ है। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम है। मैं आपको ये कहूँ कि जी, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि इस वक्त मुश्किल हालात हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई है। अगर हमने महंगाई पर काबू नहीं पाया बिनिश, तो हमारे लिए आगे चलकर मुश्किल होगी। हमें इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और हमें उसके ऊपर जो है संजीदगी के साथ जो है बैठकर उसके ऊपर उस मसले को हल निकालना है कि हमें महंगाई पर कैसे काबू पाना है। अच्छी बात है, पर इमरान खान साहब के सर पे किसका हाथ है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि मैं शैला की तरफ चली जाऊं? एक जुमले में जवाब दे सकते हैं सर? देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे कुछ दोस्त जो होते हैं ना, क्योंकि वो आपने मैं इसलिए ऐसा कोई बात नहीं करना चाहता कि जिससे मेरी पार्टी के अंदर या कुछ दोस्तों में मेरे साथ हालात थोड़े खराब हो। वैसे तो थोड़ा अजीब लगेगा। एक मिनट आफ्ताब भाई, अजीब लगेगा अगर मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन करूंगी, क्योंकि आप ही के कॉलीग हैं, पहले वो शैला साहिबा के कॉलीग थे नूर आलम खान साहब, उनको शोकास जारी हो गया है। तो मैं इस सूरत हाल में बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में हूं कि मैं आपको कितना बोलूं, लेकिन आप सच बोलिए, आप डरे नहीं, आप सीधी बात में बैठे हैं, आप सीधी बात करें। अच्छा, उनको आफ्ताब जहांगीर नजर नहीं आ रहा जो रोज पीटीआई की चीजों को क्रिटिसाइज करता है, इसको देना चाहिए असल शो। जी आफ्ताब भाई खुल के बोलिए, मैं शैला के पास नूर आलम पीटीआई के अंदर हैं, दूसरा शोकाज आफ्ताब जहांगीर को जाएगा, पीटीआई का हिस्सा है, तो इसलिए डिसिप्लिन के तहत उनके ऊपर शोकाज होगा। शेख रशीद साहब से अगर मैं होता और वो पीटीआई के होते, तो मैं यकीनन कहता कि अपनी पार्टी के बड़ों को कि इन्हें भी शोकाज दिया जाए और इनसे पूछा जाए कि वो कौन से हाथ हैं जो पीटीआई के सर पर है। नहीं, वैसे एक बात बताया आफ्ताब भाई, आप बड़े रीजनेबल आदमी हैं, इसलिए मैं बार बार आपको शो पर बुलाती हूँ कि डिस्कशन अच्छी हो जाएगी। नूर आलम ने क्या गलत बात की, कौन सी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर दी? उन्होंने सिर्फ यही बोला ना कि जो हुकूमत के पहले बेंचेस के ऊपर जो लोग बैठे हैं उनका नाम ईसीएल में होना चाहिए। इसमें डिसिप्लिन की कौन सी खिलाफ वर्जी हो गई? देखिए बात ये है, ये इसलिए डिसिप्लिन के खिलाफ है कि अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमा है जो नूर आलम को पता है, तो नूर आलम को चाहिए कि इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अगर किसी की कोई करप्शन है तो उसको चाहे वो उसके खिलाफ जो है जो रेलिवेंट इदारे हैं उनके पास जाए और उनको बोले कि ये, क्योंकि ईसीएल में वही जाता है कि जिसको कानून जो है वो रोकता है कि ये इस मुल्क से बाहर ना जाए, जैसे कि नवाज शरीफ को बाहर भेज तो के दूर तलक जाएगी। ये बात तो इमरान खान खान साहब मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर को होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर बड़े हैं नूर आलम खान साहब से, वो माई बाप हैं पार्टी के भी, मुल्क के भी, उनको पता होना चाहिए कि अगर उनकी बेंचेस में ऐसे लोग हैं। हम नूर आलम जी सर, मैं पूछ लेती हूँ। मैं बिनिश नूर आलम से पूछेंगे कि भाई उनका क्या ऐसा करप्शन के चार्जेस हैं या ऐसा कौन सा उनका गुनाह है। अच्छा चले, मैं अभी भी जरा तजब्जुब का शिकार हूँ, मैं अभी भी जरा परेशान हूँ। शैला प्लीज आप ही निकाल दें मुझे परेशानी से, या आप ही से परेशानी से निकालने की मैं उम्मीद एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। वो वजीर दाखिला साहब हमारे मोहतरम बड़े प्यारे शेख रशीद साहब क्या कह रहे थे, किसका हाथ है इमरान खान के सर के ऊपर? और साथ ही दूसरा सवाल भी जोड़ लीजिए, उन्होंने कहा कि भाई ऑपोजिशन ये चाहती है कि जिसका हाथ इमरान खान के सर पे है ना, उसका हाथ ऑपोजिशन के सर पर आ जाए, लेकिन वो ये कह रहे हैं, तंबी कर रहे हैं आपको,
ऑपोजिशन को कि उन लोगों का हाथ आपके सर पर तो नहीं आ सकता, आप लोग की गर्दनों पर जरूर आएगा। वो कौन लोग हैं जिनके लिए आप सब लोग इतने कीन हैं कि उनका हाथ आप लोगों के सर पर आ जाए? अच्छा, अब मैं बात करूंगी। पहले तो मैं अपने भाई आफ्ताब से कहूंगी कि आप बिल्कुल एक पार्टी से लॉयल रहे हैं उसके बुरे वक्त में भी, लेकिन अब तक तो बुरा वक्त आवाम को दे रही है आपकी पार्टी, उस पर कोई बुरा वक्त नहीं है, ठीक है? तो आवाम प्लीज के साथ इस भी लॉयल मौजू हैं पे थोड़ा सा इस मौजू पे थोड़ा सा आप आवाम का साथ दे दें। अब आ जाती है दूसरी बात। देखिए, जो हाथ है वो कोई नया हाथ तो नहीं है। इसी हाथ ने पूरे पाकिस्तान को जो है वो हमेशा जो है उसकी तारीख को जो है वो बर्बाद किया है। और कभी ये हाथ जो है वो यूब की शक्ल में आया, कभी आया की, और फिर हमने देखा बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। कभी गुलाम मोहम्मद जैसे बंदे को वज़ीर आज़म बना दिया, कभी जो है लियाकत अली ख़ान के ऊपर जो है शहीद करवा दिया, उनके सारे विटनेसेस शहीद करा दिए, उनके जहाज़ को क्रैश करा दिया गया। तो हाथ तो अपनी जगह मौजूद है। जहाँ तक शेख रशीद की बात है, उन पे वो हाथ उनको हमेशा डायरेक्ट करता रहा और उनको पार्टियों में भेजता रहा। जहाँ तक गले की बात है, तो भाई गले पे हमारे ही रहा है और हमारे ही तन से सर जुदा हुए हैं और हमारे सर नेज़ों पे रहे। हमें बिल्कुल अपने गर्दन पे हाथ आने से डर नहीं लगता। और ये हाथ ही है जिसका वो इकरार कर रहे हैं कि वो एक पार्टी का एक बंदा जीता हुआ है लेकिन वजीर दाखिला है। तो ये हाथ ही है कि उसका सोलो प्रोग्राम होता है। ये हाथ ही है कि कुछ भी बर्बाद कर दो लेकिन ये हुकूमत रहेगी। तो हम इस हाथ से डरते नहीं है, हम शहादतें देने वाले हैं। हाँ, दुआ जरूर करते अल्लाह में इस हाथ पे फालिज गिर जाए, अल्लाह रहम करे। चलें जी, एनीवेज जी, सर्वेस भी आ रहे हैं आईपो के, और उस हवाले से जो एक तरफ बातें टॉक शोज में होती हैं वो एक तरफ, जो बातें पार्लियामान में होती हैं वो एक तरफ, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं वो एक तरफ, लेकिन सर्विस की भी एक अपनी ज़बान है और एक अपनी साइंस है। उस हवाले से हम बात करेंगे कि तीनों पार्टीज इस सर्विस के हवाले से कहाँ खड़ी हैं अगर फौरी तौर पर इंतखाबात होते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। मेरे साथ मौजूद है अली गौहर बलोच PMLN से, शहला रजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आफ्ताब जहांगीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद है। आफ्ताब भाई, ये जो आईपो सर्वे नया आया है इसमें तो आप हर जगह से सर्वे में हार रहे हैं। पंजाब में हार गए, विफाक में हार गए, मतलब हर जगह पे, यहाँ तक कि 2018 के मुकाबले में अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में 4% कमी आई है। और अगर अभी फौरी इंतखाबात हो जाए तो अगर मैं सिर्फ पंजाब की बात करूं तो सर नून लीग आपसे बढ़तरी लेकर के जा रही है, आप दूसरे नंबर पर हैं। और विफाक में भी यही सूरत हाल है सर, नून लीग आपसे आगे अगर फौरी इंतखाब हो जाए। आप चेक करें अपनी परफॉर्मेंस को सर, ये अच्छा सर्वे नहीं आया आप लोग के बारे में। अच्छा, चले देखिए, बात ये है कि ये हमारे लिए आई ओपनर है, हम ये इस पर तवज्जो देंगे इंशाल्लाह। और 2023 के इलेक्शन में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते हुए और जो एक हमारी कमज़ोरी है महंगाई, उसको काबू पाएंगे तो इंशाल्लाह फिर पहले से ज़्यादा मुकाबले में अच्छी सीटों के साथ हम दोबारा पार्लियामेंट में आएंगे और आवाम की खिदमत करेंगे। नहीं तो सर, ये महंगाई पे काबू आपने कब पाना है? आखिरी 3 महीने में? 3.5 साल 4 साल हो गए आप लोग को हुकूमत में आए हुए सर। अभी ये जो आप बजट देने वाले हैं, मिनी बजट को छोड़ के, वो आखिरी बजट होने वाला आप लोग का जी। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जी वक्त से पहले जो है ये मामला सारे सही हो जाए। आपने मिनी बजट के हक में वोट दिया था ना, बस आखिरी सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं पार्टी के डिसिप्लिन का कायल हूँ और पार्टी के फैसला था, मुझे उसके हक में वोट देना था। यकीनन जैसे कि शैला रजा को भी पता है कि बल्दियात का जो बिल आया है वो काला कानून है, लेकिन शैला रजा भी पाबंद है अपने फैसले की, अपनी पार्टी के फैसले की। मैं उस पर दलील से गुफ्तगू करने को तैयार हूँ। शैला के पास ही पहले चले जाते हैं आफ्ताब भाई, वो उसको काला कानून नहीं मानेगी, लेकिन बताएं दलील से साबित करने को तैयार हूँ। ये आप मान रहे हैं आफ्ताब भाई, इसको कमजोरी आप हैं, इसको काला कानून कह रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि महंगाई आपकी कमजोरी, और फिर भी मिनी बजट में जाकर के आप इसका वोट दे रहे हैं। शहला अगर वोट देती तो कम से कम इसको टीवी चैनल्स के ऊपर आके काला कानून नहीं कहती। लेकिन ओवर टू यू शहला, मेरे पास वक्त कम है, आखिरी 1-1.5 मिनट आप ले लीजिए और आखिरी 1 मिनट में PMLN को देना चाहूंगी। जी शहला प्लीज। ये हरगिज काला कानून नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स का राइट दिया गया है
वाटर बोर्ड और क्या कहते हैं सॉलिड वेस्ट का चेयरपर्सन बनाया गया है। ट्रांसजेंडर को और डिफरेंटली एबल को इसमें जो है वो रिप्रेजेंटेशन दी गई है। इसके अलावा आप इस पे जो बात करें मॉनिटरिंग हॉस्पिटल्स की और पुलिस की, सारी आपके पास है। क्या चाह रहे हैं? और पंजाब में देखें आप, एसी जो है वो सारी मॉनिटरिंग और एलोकेशन वगैरह करेगा। तो ये हरगिज काला कानून नहीं है, अलबत्ता बजट और हुकूमती सारी पॉलिसीज काली हैं फेडरल की। ठीक है जी। आखिरी सवाल अली गौर बलोच साहब, मैं आपसे सर्वे के हवाले में कहना चाहूंगी। सर्वे की हद तक मैं आपको मुबारकबाद जरूर देती हूं कि सर्वे के मुताबिक आप लोग जीत रहे हैं। पॉपुलैरिटी आप लोगों की 5% ऊपर चली गई है, पीपल्स पार्टी की भी ऊपर गई है 2%। लेकिन सर अभी भी वाजे बर्तरी इतनी ज्यादा है नहीं जितनी ज्यादा पीएमएलएन ये प्रचार करती है कि भाई अब तो क्लीन स्वीप ही होने वाला है और आप लोग कोई अक्सरियत लेंगे। आप 29 है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 28 है, कोई ज्यादा फर्क भी नहीं है सर। क्लीन स्वीप तो पिछली दफ़ा भी था, अगर दरमियान में वो आरटीएस सिस्टम ना आ जाता। अभी भी आपने अगर पीटीआई की पॉपुलैरिटी तोलनी हो ना तो उसके साथ वो ईवीएम प्लस किया करें। तो फिर मतलब है वो जैसे तकड़ी में कोई सामान वो तोलते हैं ना, तो फिर वो दूसरी तरफ झुकाव देने के लिए एक छोटा सा पत्थर साथ रख देते हैं। तो ईवीएम डाला करें, फिर आपको पीटीआई का पलड़ा भारी नजर आएगा। क्योंकि वो खास दस्ते शफकत ये कहते हैं कि हमारे सर पर है, जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं, वो हाथ बड़ा भारी है। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इस दफा वो हाथ जो है ना, उसको कहेंगे कि वो हाथ अदब के साथ नीचे मतलब है बंधा रहे, वो इनके सर के ऊपर अदब के साथ कहेंगे। हमें सिर्फ अल्लाह की जात का और पाकिस्तान शैला बीबी जो है हाथ को फालिज करा रही है, आप अदब कर रहे हैं हाथ का। आप डिसाइड कर ले कि क्या करना है ऑपोजिशन ने, फालिज कराना है कि अदब से कहना है। मैं यही कह रहा हूं कि वो हाथ जो इनके सर पर हैं वो नमाज पढ़ने के लिए बांध लें, इनके सर से उतरा हुआ ही ठीक है। और बाकी हमें किसी हाथ की जरूरत नहीं। हम जमहूरी पार्टी हैं, हम और शैला रजा साहिबा एक दूसरे से इलेक्शन लड़ते रहेंगे और आते रहेंगे और कुर्बानियां देते रहेंगे और पाकिस्तान की तरक्की करते रहेंगे। दुआ में फालिज मांग लेंगे। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये गुजारिश कर रहा था आखिर में जी, मैं आखिर में ये गुजारिश कर रहा था जी, 1 मिनट है, ले लें। ये जो मतलब है कि अभी हाँ मेरे भाई अभी बात कर रहे थे। देखे इमरान खान साहब तो हमेशा मतलब है कि ये बड़े शफाफ इलेक्शन की बातें किया करते थे और फिर उसके अलावा बड़ी तरक्की की बातें किया करते थे, बड़ी महंगाई कम करने की। मेरा भाई जो है इसको चाहिए था कि अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर वोट देता। कम से कम ये आवाम से वोट मिनी बजट के लिए नहीं लेकर आया था, महंगाई का तोहफा लेने के लिए नहीं आया था। क्या आप इस चीज़ का मैंडेट लेकर आए कि आपने आखिरी 4 महीने में महंगाई कम करनी है? आप तो कहते थे कि नून लीग के वक्त में महंगाई ज़्यादा है जब 4% पर थी, तो आज तो आपकी 20 के करीब पहुंच गई है, डबल डिजिट में आप हैं। फूड इन्फ्लेशन तो इतनी है कि वो तो शायद 3 डिजिट्स में हो प्रैक्टिकली। तो खुदारा भाई आफ्ताब, अब मैं समझता हूँ नूर आलम के अगले जानशीन तुम ही होगे, तो शो का नोटिस इन्हें कहो ना कि वो उसको खुद दें। वो जो इनके वजीर दिफा है खटक साहब, जिन्होंने अंदर पार्टी मीटिंग में बैठकर इमरान खान को क्रिटिसाइज किया है, उसको शो का नोटिस क्यों नहीं देते? नूर आलम को शो का नोटिस दे दिया, कल को आफ्ताब जहांगीर को भी दे देंगे। ये भी अक्सर बैठकर अपनी पार्टी की पॉलिसी को क्रिटिसाइज बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। मीनवाइल आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।